वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभ संध्या। गुड इवनिंग। आज बहुत सारे नए चेहरे मेरे सामने अवेलेबल हैं, बहुत सारे नए बच्चे मेरे सामने अवेलेबल हैं। आई होप सो कि आप लोग पहले से मुझसे परिचित होंगे। अगर मुझसे इंट्रोड्यूस नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, इस नाचीज को अंकित जैन के नाम से जाना जाता है। और मैंने कल आपके सामने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, द सब्जेक्ट which I started from yesterday class, it is in strength of material। वो strength of material नाम का सब्जेक्ट था। थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल की क्लास में जाते जाते हम कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। मैं आपके सामने कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स, अगर हम आपके सामने बेसिक्स के बारे में बात करते थे तो मेरे भाइयों बहनों, हमने कल आपके सामने स्ट्रेस के बारे में बता दिया था। एम आई राइट? मैंने कल आपके सामने दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। एक हमने आपके सामने स्ट्रेस पढ़ा था, और एक मैंने आपके सामने प्रेशर के बारे में बताया था कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। ये चीजें मैं आप लोगों के सामने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। आ, मैंने आपसे बोला था कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, सो इट इज द रेशो ऑफ, ये हमारे पास रेशो होता था इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला था इट इज द रेशो ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, इट इज द रेशो ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, और अपन को डिवाइड करना है उससे, कैसे, क्रॉस सेक्शनल एरिया से। सो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स को क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करते थे तो हमारे पास स्ट्रेस आता था। मैंने कल की क्लास में आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। मैंने आपसे बोला था कि अगर मान लीजिए हम आपके सामने इसके यूनिट की बात करते थे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट, तो मैंने आपसे बोला था कि याद रखने का तरीका ये था कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट हमारे पास होता है, इट इज इन mm²। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो स्ट्रेस का यूनिट जो हमारे पास होता था, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज इन न्यूटन पर mm²। इट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। तो अगर हम यूनिट ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे तो स्ट्रेस का यूनिट जो हमारे पास होगा, इट इज न्यूटन पर mm²। न्यूटन पर mm² इस स्ट्रेस का यूनिट हमारे लिए दिखाई देगा। अब मेरी बात को समझो। मैं आपके सामने प्रेशर के बारे में डिस्कस करता था। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेशर, अगर मैं आपके सामने प्रेशर की बात कर रहा था तो मैंने बोला था द यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर आर सेम। स्ट्रेस और प्रेशर का यूनिट क्या होगा? स्ट्रेस और प्रेशर का यूनिट बेटा हमेशा सेम होगा। बस अंतर इतना है कि स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, जबकि हम स्ट्रेस की बात जबकि हम अगर हम स्ट्रेस की बात करें, सो इट इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेशर, so pressure is the ratio of external force upon cross section area. If I am talking about pressure, so pressure is the ratio of external force upon cross sectional area। समझ में आ रहा है? It is the external force upon cross sectional area, ठीक है ना। So it is the value। और हमें अच्छे तरीके से पता है जो भी यूनिट स्ट्रेस का होगा वही यूनिट हमारे पास प्रेशर का होता था। सो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स का यूनिट हमारे पास है न्यूटन, और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हमारे पास है mm²। तो सिमिलरली मैंने लास्ट क्लास में बताया है, द यूनिट ऑफ द प्रेशर इज ऑल्सो इज इन न्यूटन पर mm²। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज ऑल्सो इज इन न्यूटन पर mm²। तो जो प्रेशर का यूनिट होगा वो न्यूटन पर mm² होगा। अच्छा, एक बात और, एक आपसे पिछले साल यानी पिछली बार जो आपका अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एई का पेपर हुआ था, उसमें एक छोटी सी बात पूछी गई थी। देखो, एक बात और याद रखना, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और फोर्स का एक और यूनिट होता है डायन। नाम सुना है कभी डायन? फोर्स का एक और यूनिट होता है, इट इज डायन। नाम सुना है आप लोगों ने? एक यूनिट तो फोर्स का होता है न्यूटन, द यूनिट ऑफ फोर्स इज इन न्यूटन एंड द अनदर यूनिट ऑफ फोर्स इज इन डायन। अंतर ये है कि दिस इज एम के, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दिस इज एसआई सिस्टम, ये एसआई सिस्टम में है। एंड दिस इज अ सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सेकंड में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में हम उसको डायन के नाम से जानते हैं। अब हमसे ये पूछा गया था कि न्यूटन और डायन के बीच रिलेशन क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डायन? न्यूटन और डायन के बीच रिलेशन क्या है? डायन इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ फोर्स, डायन भी एक फोर्स का ही यूनिट है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो मैं बच्चों को हमेशा रिलेशन याद रखने के लिए एक छोटा सा कहानी हमेशा सुनाता हूँ, ठीक है ना। बच्चों को रिलेशन याद रखने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं हमेशा सुनाता हूँ।
मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि सपोज दैट एक लड़का और एक लड़की सिटिंग इन अ पार्क, एक लड़का और एक लड़की पार्क में बैठा हुआ है। अब एक लड़का और एक लड़की अगर पार्क में बैठा हुआ है और भाई पार्क में बैठे हैं तो नो डाउट भाई बहन तो होंगे नहीं, दोस्त यारी होंगे, एम आई राइट। किसी बात पर से लड़की लड़के से गुस्सा हो जाती है। अब किसी बात पर से लड़की जब लड़के से गुस्सा हो जाती है तो वो लड़का मेरे पास आता है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बोला यार मैं बहुत परेशान हूँ यार अंकित। मैंने कहा तू परेशान क्यों है भाई? बोलता है यार मेरी गर्लफ्रेंड से बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्यों परेशान हो? बोलता है यार वो इतने क्वेश्चन पूछती है कि मैं उसके आंसर ही नहीं दे पाता। मैंने कहा जैसे फॉर एग्जाम्पल? तो बोलता है जैसे, हमने कहा आप एग्जाम्पल बताइए, तो वो एग्जाम्पल बोलता है कि यार जैसे मैं उससे बोलता हूँ खाना खा लिया, यानी वो मुझसे पूछती है खाना खा लिया, तो मैं बोलता हूँ हाँ खा लिया, तो पूछती है क्या खाया? मैंने कहा तो ये बोल दिया करो नहीं खाया, पूछेगी नहीं। बोला ये भी बोल के देख लिया, खाना, हमने उससे पूछा खाना खा लिया, वो बोलती है हाँ मैंने बोला नहीं खाया, तो बोलती है क्यों नहीं खाया? तो मैंने कहा एक काम करो, तुम अपनी फ्रेंड के पास जाना, यानी गर्लफ्रेंड के पास जाना और उससे बोल देना आज से तुम्हारा नाम न्यूटन है, न्यूटन। अब वो एक्चुअल में कॉमर्स का लड़का था तो वो समझ नहीं पाया इस चीज को। मैंने उससे बोला कि भैया तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड से जाना और बोल देना गर्लफ्रेंड से कि मैडम आज से तुम्हारा नाम न्यूटन है, न्यूटन। गर्लफ्रेंड पूछे क्यों, तो बोल देना बस तुम में न्यूटन जैसा दिमाग है। उसने गया गर्लफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा बहस कर रही थी, वो बोलता है यार एक बात बताऊं? गर्लफ्रेंड बोलती है बोलो। बोलता है कि तुम्हारा नाम न्यूटन रख देता हूँ। तो बोलती है न्यूटन क्यों? तो वो बोलता है क्योंकि तुम्हें न्यूटन जैसा दिमाग है, मुझे ऐसा लगता है। तो गर्लफ्रेंड बहुत खुश हो गई, एक तो लड़की, ऊपर से दिमाग, ऊपर से न्यूटन जैसा। समझ रहे हो? अब बहुत साल हो गए भाई, बहुत दिन हो गए, वो एकदम खुश रहने लगे। एक दिन वो मेरे पास आया, बोला यार न्यूटन क्यों बोल दिया था तुमने, अब बताओ। मैंने कहा अरे पागल, अगर फिजिक्स पढ़ा होता तो इस बात को समझता। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। समझ रहे हो? 1 न्यूटन 10⁵5 डायन के बराबर है। ये बात याद रखना, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵5 डायन। आर यू गेट माई पॉइंट? सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते, सुना ये गाना? सो मैंने आपसे बोला 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵5 डायन। इस बात को याद रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा भूलेगा तो नहीं। तो अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं 1 न्यूटन इज इक्वल टू, तो आप हमेशा तुक्का मारेंगे 10⁵5 डायन। न्यूटन एंड डायन बोथ आर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट द फोर्सेस। सी, अब जैसे हमने एक बेसिक टर्म समझा था स्ट्रेस, इसी तरीके से एक और टर्म्स हमारे पास होता है एंड दिस इज सेड टू बी अ स्ट्रेन। तो जैसे हमने एक बेसिक टर्म समझा स्ट्रेस, इसी तरीके से एक और बेसिक टर्म हमें डिस्कस करना पड़ेगा, इट इज सेड टू बी अ स्ट्रेन। अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो ऐसा बोला जाता है इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। मैंने बोला ऐसा बोला जाता है इट इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ये चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ का रेशियो होगा। सो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ये चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ का रेशियो होगा, या फिर चेंज इन लेंथ ना लिखें तो मैंने आपसे बोला इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन। मैंने आपसे बोला चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, तो चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो मैंने आपसे बोला इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ये चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन का रेशियो है। अब व्हाट डू यू मीन अबाउट चेंज इन डायमेंशन एंड व्हाट डू यू मीन अबाउट ओरिजिनल डायमेंशन? मैंने कल आपके सामने बोला था कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो एक्चुअल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिफॉर्मेबल टाइप ऑफ सॉलिड बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। दैट मींस इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ बॉडी, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द बॉडी विल गेट डिफॉर्म। हमारा बॉडी क्या होगा? हमारा बॉडी डिफॉर्म करेगा। अरे यही बताया था कि नहीं कि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के एप्लीकेशन के कारण द बॉडी विल गेट डिफॉर्म। बॉडी हमारा क्या करेगा? बॉडी हमारा डिफॉर्म करेगा। ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। मेरे भाइयों बहनों माताओं, मैंने आपके सामने बोला सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग अ बॉडी। मैंने आपके सामने इस तरीके से एक बॉडी कंसीडर कर दिया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आई विल कंसीडरिंग अ बॉडी
एंड द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, अगर मैं इस पर्टिकुलर बॉडी की लेंथ की बात कर रहा हूं, सो आई विल से कैपिटल एल इज द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी। इस पर्टिकुलर बॉडी का लेंथ कितना है? सो आई विल से द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी इज बिकम कैपिटल एल। इसको हमने कैपिटल एल नाम दिया। यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर बॉडी पर आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर बॉडी पर यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, आपने फोर्स अप्लाई किया। सो मेरे भाइयों बहनों, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स के एप्लीकेशन के कारण, बड़े ध्यान से देखिए क्या होने वाला रहेगा। मैंने आपसे बोला ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इस फोर्स के एप्लीकेशन के कारण व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला रहूंगा। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द बॉडी विल गेट डिफॉर्म, है ना, क्योंकि एक्चुअल में हम जो बॉडी कंसीडर कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, इट इज अ डिफॉर्मेबल टाइप ऑफ सॉलिड बॉडी, वो डिफॉर्मेबल टाइप का सॉलिड बॉडी है। सो अगर आपने फोर्स को अप्लाई किया, इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी, तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के एप्लीकेशन के कारण द बॉडी विल गेट डिफॉर्म, हमारा जो बॉडी होगा, हमारा बॉडी इस तरीके से क्या हो जाएगा, सो द बॉडी विल गेट डिफॉर्म, हमारा जो बॉडी है वो बॉडी इस तरीके से डिफॉर्म होगा। अब जब बॉडी इस तरीके से डिफॉर्म होगा तो इसका लेंथ एल से बढ़कर हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल। याद रखिएगा, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के एप्लीकेशन के बाद द बॉडी विल गेट डिफॉर्म, हमारा बॉडी क्या होगा, हमारा बॉडी डिफॉर्म होगा, और इस बॉडी का लेंथ एल से बढ़कर कितना हो जाएगा, सो लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, इस बॉडी का लेंथ एल से बढ़कर हो जाएगा, इट इज एल प्लस डेल्टा एल। सो आई विल से लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, इस पर्टिकुलर बॉडी का लेंथ एल से बढ़कर कितना हो जाएगा, सो एल लेंथ हमारे पास हो जाएगा, इट इज एल प्लस डेल्टा एल। इस तरीके से मेरे पास वैल्यू आ जाएगा। सो कंडीशन इज दिस, कंडीशन हमारे पास कुछ ऐसा है बच्चों, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडीशन, अगर मैं आपके सामने कंडीशन के बारे में बात करूं तो बड़े ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपके सामने स्ट्रेन निकालना चाहूंगा, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेन, अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो मैंने बोला इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशन, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी हमारे पास जो डायमेंशन है वो लेंथ ही है, ठीक है ना, और कोई डायमेंशन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आई विल कंसीडरिंग ओनली अ वन डायमेंशन, इट इज कॉल्ड एज लेंथ, उसको हमने आपके सामने लेंथ बोल दिया हमारी बॉडी का। मेरे भाइयों बहनों माताओं, अच्छे तरीके से एक बात को समझना और सुनने की कोशिश करना, व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं। सो मैंने आपसे बोला चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं इसकी बात करूं, वैसे तो इट इज अ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, बट यहाँ पर डायमेंशन हमने लेंथ ही कंसीडर किया है, सो यू कैन राइट चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो ये चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ का रेशियो है, यानी कहने का मतलब, अगर मैं आपके सामने स्ट्रेन के बारे में बात कर रहा हूं, तो चेंज इन लेंथ आई विल से डेल्टा एल एंड ओरिजिनल लेंथ आई विल से एल, ठीक है ना। तो चेंज इन लेंथ इज सेड टू बी अ डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ इज एल। अगर हम डेल्टा एल की बात करें तो चेंज इन लेंथ भी हमारे पास mm में होगा, और ओरिजिनल लेंथ भी हमारे पास काय में होगा, mm में होगा। बेटा आप mm से mm को कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास जो स्ट्रेन का यूनिट आएगा, इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, तो स्ट्रेन जो हमारे पास होगा, इट इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, mm से mm को चीर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है, जबकि स्ट्रेस का तो यूनिट है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। तो ये बात आप याद रखिएगा, स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, जो स्ट्रेन है हमारे पास वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो पहला स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर, स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। जो स्ट्रेन है वो एक प्रकार से देखा जाए तो वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। इस बात को सभी बच्चे अच्छे तरीके से खोपड़े में पेल रहे हैं, ठीक है ना। क्या इतनी बात सभी के खोपड़े में पेली गई? प्लीज गिव मी आंसर, सभी बच्चे आंसर दें। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मैंने कल भी बोला था वन वे कम्युनिकेशन से क्लास नहीं चलता है, आप सभी का आंसर मुझे चाहिए पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ या ना बोल दिया करो बस, मैं ज्यादा आपसे कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है ना, सिर्फ यस और नो बोल दिया करो। तो मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपके सामने क्या बोला है, अच्छे तरीके से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाइयों बहनों माताओं। मैंने आपसे बोला मैंने आपसे बोला कि स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, जिंदगी में पहले भाई दो टर्म्स पढ़ाए मैंने, एक मैंने पढ़ाया स्ट्रेस और एक मैंने पढ़ाया स्ट्रेन। माय क्वेश्चन इज दिस, जिंदगी में पहले क्या आया, स्ट्रेस पहले आया या स्ट्रेन पहले आया? मेरा सिंपल क्वेश्चन है, जिंदगी में पहले क्या आया, पहले स्ट्रेस आया या फिर पहले स्ट्रेन आया? माय क्वेश्चन इज दिस, मेरा क्वेश्चन है, पहले स्ट्रेस आया या पहले स्ट्रेन आया? तो अब मैं आपको बताता हूं, आप लोगों को सुनने में लगता होगा पहले स्ट्रेस आया, बिल्कुल सही बात है, जैसे आप लोग आंसर भी दे रहे हैं कि सर स्ट्रेस आया, ठीक है ना।
और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं स्ट्रेन आया, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं स्ट्रेस आया, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं स्ट्रेन आया। तो हमें सुनना पड़ेगा कि भैया स्ट्रेस पहले आया या स्ट्रेन पहले आया, स्ट्रेस पहले आया या स्ट्रेन पहले आया। अंकित की बात को बड़े गौर से सुनना, अगर मेरी बात खोपड़े में घुस जाए तो हाँ हाँ हूँ जरूर कर दीजिएगा। मेरे भाइयों बहनों माताओं, द कंडीशन इज दिस, हमने आपके सामने स्ट्रेस के बारे में बताया, इट इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमने स्ट्रेस के बारे में आपको बताया, इट इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स में क्रॉस सेक्शन एरिया का डिवाइड पे लेंगे तो उस कंडीशन में हमें स्ट्रेस मिलेगा। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपन क्रॉस सेक्शन एरिया, जब हम इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स में क्रॉस सेक्शन एरिया का डिवाइड देंगे, जब हम इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स में क्रॉस सेक्शन एरिया का डिवाइड देंगे तो उस कंडीशन में मुझे स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है ना बेटा, एक बात समझना, एक बात समझना, बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से समझना। हमने आपके सामने कल एक बॉडी कंसीडर किया था और उस बॉडी पर हमने फोर्स को अप्लाई किया था। सपोज दैट आई विल अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल पी। बेटा ये कैपिटल पी क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को तोड़ना चाहता है, खींचना चाहता है। और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो डेवलप होता है, मैंने बोला था इस पी फोर्स के एप्लीकेशन के कारण हमारा बॉडी ब्रेक नहीं हुआ। हमारा बॉडी इसलिए ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि बॉडी ने इंटरनल फोर्स को डेवलप कर लिया। सही बात है यार। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स तो केवल और केवल तभी तभी डेवलप होगा जब एक्सटर्नल फोर्स हमारी बॉडी को डिफॉर्म करना चाहेगा। अरे सही बोल रहा हूं कि नहीं? मैंने आपसे बोला इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स हमारी बॉडी में केवल और केवल तभी डेवलप होगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स हमारी बॉडी में केवल और केवल तभी डेवलप होगा जब एक्सटर्नल फोर्स हमारी बॉडी को डिफॉर्म करना चाहेगा। तो डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए ही तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ है। और अगर डिफॉर्मेशन आ रहा है तो इसका मतलब स्ट्रेन पहले आ रही है, उस स्ट्रेन को रोकने के लिए स्ट्रेस डेवलप हुआ। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? गिव मी आंसर प्लीज। मेरी बात समझ में आई? बेटा विथाउट विथाउट डिफॉर्मेशन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप नहीं हो सकता। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स केवल और केवल तभी डेवलप होगा जब एक्सटर्नल फोर्स हमारी बॉडी को डिफॉर्म करेगा। मेरे भाइयों बहनों, डिफॉर्मेशन यानी कि स्ट्रेन, स्ट्रेन को रोकने के लिए ही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ। और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया दैट मींस स्ट्रेस, यानी स्ट्रेन को रोकने के लिए स्ट्रेस डेवलप हुआ है। तो पहले तो स्ट्रेन आ रही थी, उसी को रोकने के लिए तो स्ट्रेस डेवलप हुआ। यानी बेटा स्ट्रेन जिंदगी में पहले आया, स्ट्रेस बाद में आया। आर यू गेट माय पॉइंट? तो जो बच्चे बोल रहे थे स्ट्रेस पहले आया, स्ट्रेस पहले नहीं आया, जिंदगी में पहले स्ट्रेन आया, उसके बाद जिंदगी में स्ट्रेस आया। यानी मैं अंग्रेजी भाषा में ऐसा स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि स्ट्रेन, बड़े ध्यान से सुनना, मैं ऐसा लिख सकता हूं, स्ट्रेन इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस, कॉज ऑफ स्ट्रेस। सही बात है ना? स्ट्रेन इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। बेटा स्ट्रेन कारण है स्ट्रेस का। आर यू गेट माय पॉइंट? सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? तो मैंने आपसे बोला स्ट्रेन इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। आर यू गेट माय पॉइंट? सभी बच्चे स्टेटमेंट से क्लियर हैं? स्ट्रेन इज अ कॉज, स्ट्रेन इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेन ही कारण है स्ट्रेस का। सभी बच्चों को क्लियर है? यानी इसका मतलब ये है कि स्ट्रेन पहले आया, यानी स्ट्रेन इज अ मोर बेसिक पैरामीटर। क्योंकि एक्चुअल में स्ट्रेस आएगा कि नहीं ये तो स्ट्रेन पर डिपेंड करेगा, है ना? अगर बॉडी पर स्ट्रेन आना चाह रहा होगा, अगर आना चाह रहा होगा तो उस स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए स्ट्रेस इज टू बी डेवलप, स्ट्रेस वहां पर डेवलप होगा। ठीक है ना? यानी 100 बातों की एक बात मैं ऐसे लिख सकता हूं कि स्ट्रेन इज अ मोर बेसिक पैरामीटर, स्ट्रेन इज अ मोर बेसिक पैरामीटर। स्ट्रेन जो है वो मोर बेसिक पैरामीटर होता है। सो आई विल से स्ट्रेन इज अ मोर बेसिक पैरामीटर एज कंपेयर टू स्ट्रेस। Strain is a more basic parameter as compared to stress. It's very simple. So मैंने आपसे बोला strain is a more basic parameter. जो strain है वो ज्यादा basic parameter है, more basic parameter as compared to stress. Stress के comparison में strain ज्यादा basic parameter है। हम another terms में ये भी बोल सकते हैं कि ये independent parameter है। अरे खोपड़े में घुस रहा है सभी के?
इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो एक बात याद रखना, हमने स्ट्रेस समझ लिया और स्ट्रेन समझ लिया। अब देखिए मैं आपके सामने थोड़ा सा और आगे चलता हूँ बच्चों, कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए और समझाना चाहता हूँ। सी हियर प्लीज व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं क्या डिस्कस करूंगा। मैंने आपके सामने बोला कुछ चीजें और अपन थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने बात करूंगा मैं आपके सामने बात करूंगा काय के बारे में। सबसे पहले आई विल डिस्कस, मैं आपके सामने बात करूंगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील, ऑफ माइल्ड स्टील, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट इसके आपको स्टील और आरसीसी में बहुत दिक्कत जाएगी, ठीक है ना। तो आप ये मत कोई, कल मैंने क्लास में ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि कोई बच्चा मुझसे ये मत बोलना कि सर ये सिलेबस में तो नहीं लिखा, फिर आप पढ़ा क्यों रहे हो, ठीक है ना। बेटा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि जब मैं स्ट्रक्चर आपको पूरा पढ़ाऊंगा, एग्जाम लिख तो देता है लेकिन वो कुछ भी पूछेगा आपसे अंदर से, वो बोलेगा यार इसी टॉपिक के अंदर आएगा। समझ रहे हो मेरे भाइयों बहनों। तो अपन को कड़ी से कड़ी जोड़ती जानी है। याद रखना, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इट इज वन ऑफ लाइक अ जंजीर, वो जंजीर है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की कड़ी जुड़ी है। अगर आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की कड़ी को बहुत अच्छे से जोड़ नहीं पाओगे तो उस कंडीशन में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए चुपचाप पढ़ते जाना। अंकित जो पढ़ाएगा आपको गलत नहीं पढ़ाएगा, खोपड़े में फिट करवा देगा, इस बात की गारंटी है। मैंने बोला हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील के बारे में। स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से क्या मतलब है, क्या समझते हैं हम। सो आई विल डिस्कस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील। तो अगर हम स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें, ठीक है ना, स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें, उसके पहले मुझे एक बात समझना पड़ेगा कि स्टील होता क्या है। उसके पहले मुझे एक बात समझनी पड़ेगी, स्टील होता क्या है। तो ऐसा बोला जाता है स्टील इज अ एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। मैंने आपसे बोला, ऐसा बोला जाता है कि स्टील इज अ एलॉय ऑफ एलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन, कार्बन एंड आयरन। तो इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। सो मैंने आपसे बोला स्टील इज एन एलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन, ये कार्बन और आयरन का एलॉय है। एलॉय का मतलब क्या होता है, आयरन और कार्बन मिलकर स्टील बना रहे होंगे, ठीक है ना। या फिर ऐसा बोल सकता हूं इन अनदर वर्ड वी कैन से कि जो स्टील है वो आयरन और कार्बन से मिलकर बना है, ठीक है ना, ऐसा भी बोला जा सकता है। कहने का मतलब दिस, कहने का ये मतलब है कि स्टील इज अ एलॉय ऑफ, ये एलॉय है कार्बन और आयरन का। अब देखिए मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, देखो कार्बन तो अलग चीज है, कार्बन इज अ, यानी कार्बन तो एक क्या कहते हैं एलिमेंट हो गया है ना। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, हम सभी को मालूम है आयरन, आयरन का मतलब हिंदी में होता है लोहा। अच्छा आप लोग मुझे सभी लोग आंसर दीजिएगा, आयरन एक मैन मेड मटेरियल है या फिर आयरन एक नेचुरल मटेरियल है। मैं आपसे सिंपल पूछना चाहता हूँ, आप लोग मुझे आंसर दें, आयरन इज अ मैन मेड मटेरियल और इट इज अ नेचुरल मटेरियल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आयरन, अगर हम आयरन की बात करें, सो आयरन इज अ मैन मेड मटेरियल और नेचुरल मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। आयरन इज अ नेचुरल मटेरियल, मैन मेड थोड़ी ना है, इंसान थोड़ी ना बना रहे हैं लोहा, लोहा तो हमें प्रकृति ने दिया है, ठीक है ना, इस नेचर ने हमारे लिए एज अ गिफ्ट दिया है आयरन। तो कहने का मतलब इस दिस, कहने का ये मतलब है मेरे भाइयों बहनों, अच्छे तरीके से सुनना और समझना मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने कल भी बोला था, आज वापस से यही बात रिपीट करूंगा। यदि मेरी क्लास में आ रहे हो तो मेरी क्लास से जाना मत, और अगर जा रहे हो तो मैसेज करके जाना, या फिर मेरी क्लास में मत आना, ठीक है ना। एक बच्चा पढ़ेगा, अंकित एक बच्चे को भी वैसे ही पढ़ाएगा जैसे 1000 बच्चों को पढ़ाएगा। मेरी क्लास में अगर आ रहे हो तो मेरी क्लास में जाना मत, क्योंकि जब बच्चा जाता दिखता है तो मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। हे भगवान, आप लोग सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, अगर आप क्लास में कंसिस्टेंट नहीं रुक सकते तो मेरी क्लास में मत आना, ठीक है ना, नहीं तो मैं गुम्मा उम्मा मार दूंगा बहुत तेज। मेरी क्लास में मत आना। आपको मेरी क्लास में अगर बैठना है तो आपको प्रॉपर एंड से स्टार्टिंग तक या स्टार्टिंग से एंड तक बैठना पड़ेगा, नहीं तो मुझे मैसेज करके जाओ कि मैं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं नहीं रोकूंगा। अब देखिए, तो मैंने आपसे बोला आयरन इज अ नेचुरल मटेरियल, आयरन जो है वो एक प्रकार से देखा जाए सो इट इज अ नेचुरल मटेरियल, ये एक नेचुरल मटेरियल, इट्स नॉट अ मैन मेड मटेरियल, ये मैन मेड नहीं है, इट इज अ नेचुरल मटेरियल। अब क्या होता है, हम सभी लोग एक बात तो जानते हैं कि आयरन जो हमें मिलता है जमीन से प्राप्त होता है आयरन, ठीक है ना, आयरन हमें जो मिलता है वो जमीन से आयरन मिलता है। अब अगर जमीन से आयरन मिलता है तो भाई नो डाउट आयरन किस फॉर्म में मिलेगा, तो आयरन एक स्टोन के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना।
आयरन किस फॉर्म में मिलता है जमीन में? तो आयरन हमारे लिए स्टोन के फॉर्म में मिलता है। हम इसके पास मैग्नेट को ले जाते हैं और ये स्टोन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है या मैग्नेट से चिपक जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें फेरस अवेलेबल है। इसमें क्या है? फेरस अवेलेबल है। और इस फेरस के कारण ही हमारा जो आयरन होता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है Fe। ठीक है ना? तो Fe क्या रिप्रेजेंट करता है? Fe रिप्रेजेंट करता है फेरस। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि आयरन इज अ नेचुरल मटेरियल, आयरन एक नेचुरल मटेरियल है। अच्छा बेटा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, इफ इट इज अ नेचुरल मटेरियल, यदि ये नेचुरल मटेरियल है, स्टोन के फॉर्म में हमें प्राप्त हो रहा है, स्टोन के फॉर्म में हमें मिल रहा है इनिशियली, अच्छा क्या हम इसी स्टोन को एज इसी स्टोन को लोहे में यूज कर लेते हैं क्या? क्या अपने घरों में आप स्टील के पत्थर लगा देते हो क्या? गिव मी आंसर। आयरन ऐसे यूज कर लेते हो क्या? द आंसर इज नो यार, हम ऐसा थोड़ी ना यूज करते हैं। द आंसर इज नो। तो एक्चुअल में इट इज अ इनप्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ये अभी आयरन का इनप्योरेस्ट फॉर्म है। जो इनप्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन हमारे लिए दिखाई दे रहा है, दिस आयरन इज सेट टू बी अ, इस आयरन को मैंने आपके सामने नाम दिया, इट इज सेट टू बी अ पिग आयरन। ये जो आयरन हमारे लिए दिखाई दे रहा है, दिस आयरन इज सेट टू बी अ पिग आयरन। ठीक है ना? तो आपसे मैं बोल रहा हूं इनप्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड पिग आयरन। जो आयरन का इनप्योरेस्ट फॉर्म है उसको मैं आपके सामने पिग आयरन नाम देता हूं। सो इनप्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड पिग आयरन। सो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट बोला, मैंने आपके सामने स्टेटमेंट बोला, इनप्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड पिग आयरन। ठीक है ना? इज कॉल्ड पिग आयरन। तो इन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड कौन सा आयरन? तो इट इज सेट टू बी अ पिग आयरन। इसको हम आपके सामने पिग आयरन बोल, इट्स वेरी सिंपल। ये बहुत ही सिंपल है। इन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का जो इन प्योरेस्ट फॉर्म होगा कॉल्ड एज पिग आयरन, उसको हमने पिग आयरन बोला। अब मैंने आपके सामने क्या बोला है, नाउ सी हियर प्लीज, अच्छे तरीके से सुनिए और समझिएगा। अब बेटा ये इनप्योरेस्ट फॉर्म है, लेकिन मुझे इसको इनप्योरेस्ट फॉर्म को प्योर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो हम ब्लास्ट फर्नेस वगैरह की हेल्प से इस इनप्योरेस्ट फॉर्म के आयरन को क्या करेंगे? प्योरेस्ट फॉर्म के आयरन में कन्वर्ट करेंगे। तो इनप्योरेस्ट फॉर्म का आयरन जो है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू अ प्योरेस्ट फॉर्म। ये प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और जब ये प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सो दिस आयरन इज सेट टू बी अ रॉट आयरन। इस आयरन को कौन सा आयरन बोला जाएगा? दिस आयरन इज सेट टू बी अ रॉट आयरन। हमारे पास रॉट आयरन बोला जाएगा। तो मैंने आपके सामने बोला इन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड पिग आयरन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? सो आई विल से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का जो प्योरेस्ट फॉर्म है। सो आई विल से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का जो प्योरेस्ट फॉर्म होगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड रॉट आयरन। उस आयरन को मैंने आपके सामने रॉट आयरन नाम दिया है। सो इट्स वेरी सिंपल, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज सेट टू बी अ रॉट आयरन। तो आयरन का जो प्योरेस्ट फॉर्म है, आई विल से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का जो प्योरेस्ट फॉर्म होगा इज कॉल्ड रॉट आयरन, उसको रॉट आयरन बोला जाएगा। यानी यस, हम रॉट आयरन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? अब हमने आपके सामने बोला इन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड पिग आयरन एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड रॉट आयरन। अब मैं क्या करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, अंकित क्या बोलना चाह रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपके सामने रॉट आयरन की एक रॉड बनाऊंगा। ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा, रॉट आयरन का क्या करूंगा, रॉट आयरन की एक रॉड बनाऊंगा। सो इट इज द रॉड ऑफ रॉट आयरन। ये हमारे पास रॉट आयरन का एक रॉड है। सो आई विल से इट इज द रॉड ऑफ रॉट आयरन। ये हमने आपके सामने एक रॉट आयरन का रॉड लिया। ठीक है ना? इट इज अ रॉट आयरन का रॉड, छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया। इसको टेक्निकली स्पेसिमेन भी बोला जाता है। ठीक है ना? स्पेसिमेन मतलब कि एक छोटा सा टुकड़ा जिसको हमें टेस्ट करना है। ठीक है ना? सो अब मैंने आपसे बोला दिस आयरन, हमने एक रॉट आयरन का आपके सामने रॉड लिया। ये जो रॉड बना हुआ है, ये रॉट आयरन से मिलकर बना हुआ है। इट इज फॉर रॉट आयरन। ये हमारे पास रॉट आयरन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना? अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला, हमने इसको यूटीएम पर रखा। आप लोग यूटीएम का नाम जानते हो? कभी सुना है जिंदगी में यूटीएम? तो हमने क्या किया, हमने इसको यूटीएम पर रखा। सभी लोगों ने नाम सुना होगा यूटीएम का। आई थिंक कॉलेज वगैरह में अगर कभी जिंदगी में गए हो तो आप लोगों ने नाम सुना होगा यूटीएम। ठीक है ना? हमने इसको यूटीएम पर रखा। यूटीएम का मतलब होता है बेटा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूटीएम, अगर हम यूटीएम की बात करते हैं तो यूटीएम का मतलब होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है ना? अगर कोई बच्चे को नहीं मालूम भैया तो लिख देता हूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। यूटीएम का मतलब होता है यूनिवर्सल
यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसको हमने आपके सामने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोल दिया। सो इट इज सेट टू बी अ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इट इज सेट टू बी अ यूटीएम, इसको यूटीएम बोला जाएगा। सो यूटीएम दैट मींस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला हमने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर इसको रखा, ठीक है ना, और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर रखने के बाद, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर रखने के बाद मैंने इस पर ग्रेजुअली लोडिंग अप्लाई किया। सो मैंने आपसे बोला अप्लाई ग्रेजुअली लोडिंग, मैंने ग्रेजुअली लोडिंग अप्लाई किया। सो आई विल से अप्लाई ग्रेजुअली लोडिंग, मैंने क्या किया, मैंने ग्रेजुअली लोडिंग अप्लाई किया। ग्रेजुअली लोडिंग मतलब धीरे धीरे लोड को इंक्रीज करता रहा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 0 to P। दो तरीके की लोडिंग होती है, एक होता है ग्रेजुअली लोडिंग और एक होता है सडन लोडिंग। ठीक है ना, ग्रेजुअली लोडिंग इन दी सेंस धीरे 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 लोड को बढ़ाना, सडन लोडिंग मतलब एकदम खींच देना। ठीक है ना, यानी आप ऐसे बैठे हो, मैं आपके गल पर ऐसे 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 धीरे धीरे ऐसे ऐसे थप्पड़ मारता जाऊं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता जाऊं, तो ये ग्रेजुअली लोडिंग है। ठीक है ना, अब मान लो आप सामने बैठे हो, आगे एक झापड़ मार दूं, तो इट इज अ सडन लोडिंग। समझ रहे हो, तो मैंने आपके सामने बोला कि हमें आपके सामने ग्रेजुअली लोडिंग अप्लाई करना है। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर मैंने रॉट आयरन की रॉड को लिया, रॉट आयरन की रॉड को लगाया, एंड आई एम अप्लाइंग अ ग्रेजुअली लोडिंग फ्रॉम 0 to P। मुझे 0 से P तक ग्रेजुअली लोडिंग को अप्लाई करना है। अब मान लीजिए हमने ग्रेजुअली लोडिंग को अप्लाई किया 0 to P, तो हमारे पास दो तरीके के ग्राफ फॉर्म होते हुए दिखेंगे। सो आई विल से, मैंने आपके सामने बोला हमारे पास दो तरीके के ग्राफ फॉर्म होते हुए दिखेंगे, एक तो दिखता है लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व, एक दिखता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, बट अभी मैं आपके सामने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रहा हूँ। सो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि भैया अभी हमने रॉट आयरन, अभी हम तो रॉट आयरन जानते थे, है ना, इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ये आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म है। तो हमने इस प्योरेस्ट फॉर्म के आयरन को लिया, हमने इस प्योरेस्ट फॉर्म के आयरन को लिया, यूटीएम पर लगाया, ग्रेजुअली लोडिंग अप्लाई किया, तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज लाइक दिस। तो अगर मैं आपके सामने बोलूं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की अगर हम बात करें, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाई एक्सिस एंड हियर आई विल डिस्कस इट इज एन एक्स एक्सिस। ठीक है ना, सो द फर्स्ट आई विल डिस्कस अ वाई एक्सिस एंड हियर आई विल डिस्कस इट इज एन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर आई विल रिप्रेजेंट, हम वाई एक्सिस पर आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रेस का वैल्यू, और अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पर आई विल रिप्रेजेंट स्ट्रेन का वैल्यू। तो वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रेस का वैल्यू, और एक्स एक्सिस पर आई विल रिप्रेजेंट स्ट्रेन का वैल्यू। मैंने ग्रेजुअली लोडिंग को अप्लाई किया, आई विल अप्लाइंग अ ग्रेजुअली लोडिंग। जैसे ही हमने ग्रेजुअली लोडिंग को आपके सामने अप्लाई किया, इफ आई एम अप्लाइंग अ ग्रेजुअली लोडिंग, ठीक है ना, तो रॉट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दिया। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ रॉट आयरन लाइक दिस, हमें कुछ इस तरीके से रॉट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता हुआ दिखाई दिया। इट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ रॉट आयरन। अब जब हमने आपसे बोला इट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ रॉट आयरन, ये रॉट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ रॉट आयरन, ये हमारे पास रॉट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, समझना। So it is the stress strain curve of which iron? So it is the stress strain curve of wrought iron. ये wrought iron का stress strain curve है, ठीक है ना, आप देख पा रहे होगे। अच्छी बात इस कर्व में ये है, अच्छी बात हमें ये दिखाई दे रही है कि इस कर्व में सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन है। सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन का मतलब है, सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन का मतलब है कि अगर आप लोड लगाते जा रहे हो, लोड लगाते जा रहे हो, सो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग, लोडिंग के एप्लीकेशन के कारण ये टूट नहीं रहा, ये खिसता जा रहा है, खिसता जा रहा है, खिसता जा रहा है। यार एक इंजीनियर यही तो चाहता है कि हमारे मटेरियल में इनफ डक्टिलिटी हो। अरे सही बोल रहा हूँ कि नहीं, एक इंजीनियर यही चाहता है कि हमारे मटेरियल में इनफ डक्टिलिटी हो, यानी कि अगर आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के एप्लीकेशन के कारण हमारा मटेरियल टूटे नहीं, खिसता जाए, खिसता जाए, खिसता जाए, खिसता जाए, खिंच के टूटे, ताकि वो हमें इंडिकेशन दे दे। एम आई राइट? तो अच्छी बात तो ये है स्ट्रेन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बुरी बात भी है, एंड द बुरी बात इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज वेरी कम। मैंने आपसे बोला द बुरी बात इज, इसमें जो बुरी बात है वो बुरी बात क्या है, बुरी बात इसमें है द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज वेरी लेस, स्ट्रेस का वैल्यू बहुत कम है। अब स्ट्रेस का वैल्यू बहुत कम है इन द सेंस, स्ट्रेस का वैल्यू बहुत कम है इन द सेंस कि यार अगर हम थोड़ा सा भी लोड अप्लाई कर रहे हैं ना तो भी ये डिफॉर्म हो जाएगा। आप खुद बताओ, आप ऐसा स्टील चाहते हो जो बहुत ज्यादा खिंच जाए, ऐसा तो चाहते हैं कि जिसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो, डक्टाइल नेचर का हो? क्या आप ये चाहते हो कि आप थोड़ा सा लोड रखो और स्टील डिफॉर्म हो जाए? बताओ बच्चों, क्या आप ऐसा स्टील यूज करना चाहते हो कि आप थोड़ा सा लोड रखो और स्टील डिफॉर्म हो जाए? मेरी समझ से कोई भी इंजीनियर ऐसा स्टील यूज नहीं करेगा कि आप लोड रखो और वो डिफॉर्म हो जाए।
भाई सभी लोग ये चाहते हैं कि इफ यू आर अप्लाइंग अ लोड, अगर आप लोड रखोगे तो स्टील में थोड़ी सी रेजिस्टिंग पावर तो होनी चाहिए ना यार, एक सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ रेजिस्टिंग पावर होनी चाहिए, नहीं तो आप जहां जहां पैर रखोगे वहां से स्टील डिफॉर्म होता जाएगा। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? प्लीज गिव मी आंसर। तो एक्चुअल में रॉट आयरन को तो भैया हम कंस्ट्रक्शन पर्पज से यूज नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो मैंने आपसे क्या बोला है, अच्छे तरीके से सुनो और बड़े ध्यान से समझो। भाई अगर दो तीन लोगों को आंसर देना है तो फिर आंसर ही मत दो। मैं भीख थोड़ी ना मांग रहा हूँ, मैं तो आंसर मांग रहा हूँ सर। हाँ, मैं भीख मांग रहा हूँ क्या? आई एम नॉट अ बैगर, आई एम टीचर। मैं भिखारी थोड़ी ना हूँ, मैं तो शिक्षक हूँ। आई एम योर टीचर, आई एम नॉट अ बैगर। समझ रहे हो कि मैं भीख मांग रहा हूँ? समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम हाँ या ना में भी आंसर नहीं दे रहे हो यार। यानी ये तो यही बात हो गई कि मुझे इरिटेट कर रहे हो, मैं छोड़ दूंगा सब्जेक्ट, एक दो क्लास और टेस्ट करूंगा, ऐसे ही बिहेवियर रहा देन आई विल लेफ्ट। अब आपको जो उखाड़ना है सो उखाड़ लेना। समझ रहे हो? मैं तो सिर्फ आंसर मांग रहा हूँ भैया, आंसर दे दो। फिर से पूछ रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं? रॉट आयरन को हम कंस्ट्रक्शन पर्पज से क्यों यूज नहीं करेंगे, ये बात समझ में आई? क्योंकि इसमें स्ट्रेन तो बहुत ज्यादा है लेकिन स्ट्रेस नहीं है। जहां पर फोर्स अप्लाई करूंगा वहीं से स्ट्रक्चर्स बिकम डिफॉर्म, वहीं से हमारा स्ट्रक्चर, वहीं से हमारा क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर डिफॉर्म करने लगेगा। ये स्टील यूज नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? ये स्टील हम यूज नहीं कर सकते। अब अगर बेटा मैंने आपके सामने बोला ये स्टील अगर मैं यूज नहीं कर सकता हूं तो फिर अब क्या किया जाए यार? ये आयरन हम यूज नहीं कर सकते तो अब क्या किया जाए? इंजीनियर्स ने बहुत दिमाग लगाया और उन्होंने बोला कार्बन इज ओनली अ मिनरल, कार्बन एकमात्र ऐसा मिनरल है जिसके परसेंटेज में अगर थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो स्टील की प्रॉपर्टी में सडन चेंज इज टू बी ऑब्जर्व, स्टील की प्रॉपर्टी में सडन चेंज ऑब्जर्व हो सकता है। उन्होंने बोला कार्बन इज ओनली अ मिनरल, कार्बन एकमात्र ऐसा मिनरल है जिसकी प्रॉपर्टी में सडन चेंज करने पर, यानी थोड़ा सा चेंज करने पर स्टील की प्रॉपर्टी सडन चेंज हो सकती है। यानी कहने का मतलब इज दिस, कहने का ये मतलब है, यानी कहने का मतलब इज दिस, कहने का क्या मतलब है, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन है, स्ट्रेस नहीं है ना। तो मैंने आपसे बोला वैसे तो अगर हम रॉट आयरन की बात करें तो रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट का वैल्यू इज लेसर देन 0.10%। याद रखिए, अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ रॉट आयरन में, तो रॉट आयरन में वैसे तो कार्बन परसेंट जो है वो 0.10% से भी कम होता है। इंजीनियर्स ने बहुत दिमाग दिमाग लगाया, रिसर्चर आए, रिसर्चर ने दिमाग लगाया और बाद में उन्होंने देखा कि कार्बन इज ओनली अ मिनरल, कार्बन एकमात्र ऐसा मिनरल है कि जिसके परसेंटेज में थोड़ा सा चेंज करने पर स्टील अपनी प्रॉपर्टी को सडन चेंज कर रहा है। जिसके परसेंटेज में थोड़ा सा चेंज करने पर स्टील अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सडन चेंज कर रहा है। मैं आपसे बोल रहा हूँ स्टील अपनी प्रॉपर्टी को सडन चेंज कर रहा है, यानी कहने का मतलब है। तो इसने क्या किया, यानी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने क्या किया, रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट की वैल्यू को इंक्रीज किया। इंजीनियर्स ने क्या किया, रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट की वैल्यू को इंक्रीज किया। जैसे ही हमने रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट की वैल्यू को इंक्रीज किया, ठीक है ना, और हमारे पास जो स्टील आया उसको हमने वापस से, उस हमारे पास जो आयरन आया उसको हमने वापस से यूटीएम पर रखा और यूटीएम पर टेस्ट किया। तो भाई यूटीएम पर जब हमने टेस्ट किया, यूटीएम पर जब हमने टेस्ट किया तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके से बना। जब हमने टेस्ट किया तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके से हमें बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता हुआ दिखाई दिया, इस आयरन को मैंने आपके सामने बोला इट इज सेड टू बी अ महान कास्ट आयरन। इसको महान कास्ट आयरन बोला गया और कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.15%, 1.15% से भी ज्यादा कार्बन कंटेंट। यानी अगर मैं आपके सामने बात करूं तो कार्बन कंटेंट का वैल्यू जो है कास्ट आयरन में इट इज ग्रेटर देन 1.15%। इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमें एक नया स्टील मिला, इट इज सेट टू बी, हमें एक नया आयरन मिला, इट इज सेट टू बी अ कास्ट आयरन, जब हमने रॉट आयरन में कार्बन परसेंट को क्या किया, इंक्रीज किया। यार आप यहाँ पर देखिए और मेरी बात को समझने की कोशिश करना बच्चों, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। मैंने आपसे बोला कास्ट आयरन में अच्छी बात तो ये है कि सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस तो है नहीं, स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है, बट एक गंदी बात यह है कि सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन नहीं है। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज वेरी कम, जो स्ट्रेन का वैल्यू है वो बहुत लेस है, बहुत कम है।
समझ रहे हो, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज वेरी लेस, जो स्ट्रेन का वैल्यू है वो क्या है, बहुत कम है। आप एक बात बताओ मेरे भाइयों बहनों माताओं, अच्छे तरीके से मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। क्या आप ऐसा आयरन यूज करना चाहते हो जो बहुत ज्यादा लोड रजिस्ट कर ले, बहुत ज्यादा लोड रजिस्टिंग कैपेसिटी हो, लेकिन जब टूटे तो सडन टूट जाए? क्या आप ऐसा क्या आप ऐसा आयरन यूज करना चाहते हो? नहीं ना यार, हम ऐसा आयरन यूज नहीं करना चाहते कि जो बहुत ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी रखे और जब टूटे तो सडन टूट जाए। बेटा, अचानक जो भी चीज टूटती है हमेशा दर्द देती है, इस बात को समझ लेना। चाहे वो हमारा दिल हो, चाहे स्टील हो। स्टील सडन टूटेगा, आपके सिर पर गिरेगा, आपको हिलने का मौका नहीं मिलेगा, और स्टील गिरेगा नीचे और आप चले जाओगे ऊपर। समझ रहे हो, हम मरे ना, स्टील टूटने के पहले हमें इंडिकेशन दे दे। इसलिए मैं हमेशा ऐसा स्टील यूज करूंगा जो इनफ डक्टाइल भी हो। भाई इनफ इनफ स्ट्रेस तो होनी ही चाहिए कि रजिस्टिंग, यानी उसके पास इनफ रजिस्टिंग फोर्स तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में वो डक्टाइल होना भी आवश्यक है। जैसे कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन के पास इनफ स्ट्रेंथ तो है, इनफ स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेन का वैल्यू नहीं है, यानी स्ट्रेन का वैल्यू इज वेरी कम। वो बहुत ज्यादा लोड कर रजिस्ट करेगा, बहुत ज्यादा लोड रजिस्ट करेगा, लेकिन जब टूटेगा तो सडन टूट जाएगा। और जो भी चीजें सडन टूटती हैं वे घातक हैं, चाहे शीशा हो या दिल हो या कास्ट आयरन हो। समझ में आ रहा है? तो इंजीनियर्स ने बोला नहीं 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 नहीं, इसको भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सडन टूट रहा है, और जो भी चीजें सडन टूटती है विदाउट एनी इंडिकेशन, उस फेलियर को ब्रिटल फेलियर बोला जाता है। मैं सडन नहीं तोड़वाना चाहता, मैं चाहता हूं ये टूटे, लेकिन टूटने के पहले मुझे बताए मैं टूटने वाला हूं, मैं टूटने वाला हूं। समझ रहे हो? यार तो बहुत दिमाग खराब हुआ। फिर इंजीनियर्स ने बोला एक काम करो, कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट को थोड़ा सा आपने इंक्रीज किया था, अब आप रॉट आयरन में क्या करो, कार्बन कंटेंट को थोड़ा सा डिक्रीज करो। तो मैंने बोला कास्ट आयरन में आपने क्या किया, रॉट यानी रॉट आयरन में आपने क्या किया, कार्बन कंटेंट की वैल्यू को इंक्रीज किया। मैं आपसे बोल रहा हूं कास्ट आयरन में आप कार्बन कंटेंट की वैल्यू को डिक्रीज करो। अब जैसे ही कास्ट आयरन में आपने कार्बन कंटेंट की वैल्यू को डिक्रीज किया और रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट की वैल्यू को इंक्रीज किया, और हमारे पास एक नया टाइप का स्टील आया, आपने उसको यूटीएम पर फंसाया, यूटीएम पर फंसाने के बाद उस पर ग्रेजुअली टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, और भाई जैसे ही आपने फोर्स को अप्लाई किया हमारे पास एक नया टाइप का स्टील का कर्व मिला। एंड दिस स्टील का कर्व लाइक दिस, इस तरीके से हमारे लिए स्टील का ग्राफ प्राप्त हो रहा था। एंड दिस स्टील इज सेट टू बी अ, दोनों हाथों से तालियों के साथ स्वागत किया जाए, दिस स्टील इज सेट टू बी अ माइल्ड स्टील। इसको हमने आपके सामने माइल्ड स्टील नाम दिया है। मैंने रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट की वैल्यू को इंक्रीज किया, कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट की वैल्यू को डिक्रीज किया, तो हमारे लिए एक अनोखा टाइप का स्टील मिला जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके से बन रहा था। एंड दिस स्टील इज सेट टू बी अ माइल्ड स्टील। इस स्टील को क्या बोला गया? सो इस स्टील को सेट टू बी अ माइल्ड स्टील, इस स्टील को मैंने आपके सामने बच्चों माइल्ड स्टील बोल दिया। समझ रहे हो? आप देख पा रहे हो मेरे भाई, माइल्ड स्टील की अगर हम बात करें तो कार्बन कंटेंट रॉट आयरन से तो ज्यादा होगा, इट इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0.10%, इससे तो ज्यादा होगा, बट लेस देन और इक्वल टू 1.15%, लेकिन 1.15% से कम या उसके बराबर होगा। सो हमने बोला माइल्ड स्टील की अगर हम बात करते हैं तो इन केस ऑफ माइल्ड स्टील कार्बन कंटेंट का वैल्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू 0.10%, जो कार्बन कंटेंट होगा वो 0.10% से ज्यादा या उसके बराबर होगा, और 1.15% से कम या उसके बराबर होगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मेरे भाई। माइल्ड स्टील को हम कंस्ट्रक्शन पर्पज से यूज करने लगे, क्यों पर कंस्ट्रक्शन पर्पज से यूज करने लगे? तो उसका आंसर केवल और केवल एक है, बिकॉज इट गिव्स सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन लाइक अ रॉट आयरन और सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लाइक अ कास्ट आयरन। यार हम यही तो चाहते थे कि हम उस स्टील को यूज करें, हम यही चाहते थे कि हम उस स्टील को यूज करें जो सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस भी दे दे और सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन भी दे दे। तो बताओ माइल्ड स्टील यूज करना सार्थक है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? वी आर यूजिंग द माइल्ड स्टील, हम माइल्ड स्टील इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज दे गिव सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन लाइक अ रॉट आयरन एंड सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लाइक अ कास्ट आयरन। ठीक है ना? आई थिंक सो मेरी समझ से कॉलेज से लेकर अभी तक आपको आज तक जिंदगी में ये रीजन ही नहीं पता होगा कि साला माइल्ड स्टील ही क्यों यूज किया। पता था क्या इसके पहले? नहीं पता होगा, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और अंकित की बातों को सिर्फ सुनते जाओ मेरे भाई।
मैं आपको वो नॉलेज दूंगा जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। अब देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या डिस्कस करना चाहूंगा। थैंक यू केडी। थोड़ा आगे चलते हैं और चीजों को समझने की और सुनने की कोशिश करेंगे। व्हाट अंकित डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, सी हियर प्लीज। आप लोगों को मैंने मेरी एजुकेशन के बारे में बताया है क्या, कि मैं कहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ? नहीं बताया क्या? अच्छा, कुछ नहीं बताया क्या मैंने? ठीक है, मेरी शक्ल से क्या लगता है मैं कहाँ तक पढ़ा लिखा होना चाहिए लगभग लगभग? नहीं, मैं ऐसे इन जनरल पूछ रहा हूँ। मेरी शक्ल से क्या लगता है आप लोगों को, मैं पढ़ा लिखा हूँ कि नहीं हूँ? ऐसे लगता हूँ पढ़ा लिखा टाइप की, नहीं लगता? नहीं लगते? नो बोल रही हूँ मैरी मैडम। बताओ यार, ऐसी इज्जत कौन चढ़ाता है भाई? चलो खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आ, अच्छा, मैंने बीटेक फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग यानी बीटेक सिविल से किया है। अच्छा, मेरा एमटेक काय में होगा आपको क्या लगता है? स्ट्रक्चर में होना चाहिए या ट्रांसपोर्टेशन में होना चाहिए, काय में होना चाहिए? बीटेक तो किया ही है, बी फ्रॉम सिविल या बीटेक फ्रॉम सिविल, ठीक है ना? ठीक है, तो मैं एमटेक हूँ, और एक्चुअली माय फुल नेम इज डॉक्टर अंकित जैन, मैं पीएचडी भी हूँ। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए बता दूं, आई एम एमटेक फ्रॉम सिविल, आई एम बीटेक फ्रॉम सिविल, एमटेक फ्रॉम वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एंड माय पीएचडी फ्रॉम डैम स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। ठीक है ना? दैट मीन्स डैम ब्रेक एनालिसिस। सो दिस इज माय कंप्लीटली प्रोफाइल, एक्चुअली माय नेम इज डॉक्टर अंकित जैन। बट अब मैं इसलिए नहीं बताता हूँ बच्चों को, कि लोग समझते हैं कि अगर डॉक्टर है तो फिर बहुत खतरनाक यानी टफ पढ़ाता होगा, इसको कुछ आता नहीं होगा, तो इसलिए मैं जनरली बताता नहीं हूँ। और शकल से जरूर मैं ऐसे चोर चुकुट टाइप दिखता हूँ, लेकिन हूँ मैं पढ़ा लिखा है, सच में पढ़ा लिखा हूँ, मानो आप मेरी बात। चलो खैर, थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीजों को समझने की और सुनने की कोशिश करेंगे बच्चों। व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं क्या डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी के समक्ष और सम्मुख। मैंने आपसे बोला कि सपोज, हाँ, तो हमने जो भी आपके सामने बताया है पहले तो अपन वो लिख लेते हैं, देखो। अच्छा, एक बात और, मैं आप लोगों ने शायद मुझसे पूछा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यार, जब मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया, ठीक है ना, तो जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपके सामने बना रहे थे, तो आपने देखा कि मैंने एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन को लिखा, वाई एक्सिस पर स्ट्रेस को लिखा। आप बुक देखोगे उसमें भी ऐसे ही लिखा है। तो मेरा क्वेश्चन है, ऐसा मैंने क्यों लिखा? मेरा क्वेश्चन है, ऐसा मैंने क्यों लिखा? इट्स अ वेरी सिंपल, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपने देखा होगा कि जब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर बनाया तो एक्स एक्सिस पर मैंने स्ट्रेन को लिखा, वाई एक्सिस पर मैंने स्ट्रेस को लिखा। माय क्वेश्चन इज दिस, ऐसा क्यों लिखा? माय क्वेश्चन इज दिस, ऐसा क्यों? आप स्ट्रेस को वाई पर ले जाते, स्ट्रेन को, तो बेटा इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आई थिंक सो। मैंने आपके सामने बोला था, स्ट्रेन इज अ इंडिपेंडेंट पैरामीटर। ठीक है ना? स्ट्रेन, यस, स्ट्रेन इज अ प्रीडोमिनेटिंग, है ना, पहले स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन के कारण से स्ट्रेस आता है। तो जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, बेसिक पैरामीटर है, प्रीडोमिनेंट पैरामीटर है, वो सब एक्स एक्सिस पर ही आते हैं, और जो डिपेंडेंट पैरामीटर होते हैं वो वाई एक्सिस पर आते हैं। मेरे भाई, ये अंकित नहीं बोल रहा, ये तो मैथमेटिक्स का ब्यूटी है। अरे सही बात है कि नहीं? सबको खोपड़े में घुस रहा है। तो मैंने आपके सामने बोला, यहाँ पर अगर मैं चाहूं तो आपसे लिख सकता हूं। मैंने आपके सामने बोला, स्ट्रेन प्लॉटेड, स्ट्रेन प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, हमने स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया, स्ट्रेन प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, एंड strain plotted on x axis because it is more basic parameter, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा बेसिक पैरामीटर है। बिकॉज इट इज मोर बेसिक पैरामीटर, क्योंकि ये ज्यादा बेसिक पैरामीटर है। सो आई विल से स्ट्रेन प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया गया क्योंकि इट इज अ प्रीडोमिनेंट, या फिर इट इज अ मोर बेसिक पैरामीटर एज कंपेयर टू स्ट्रेस। इट इज अ मोर बेसिक पैरामीटर एज कंपेयर टू स्ट्रेस। इट इज अ मोर बेसिक पैरामीटर एज कंपेयर टू स्ट्रेस, ठीक है ना? ये मोर बेसिक पैरामीटर है स्ट्रेस के कंपैरिजन।
सो इट इज द मोर बेसिक पैरामीटर एज कंपेयर टू स्ट्रेस। ये स्ट्रेस के कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक पैरामीटर है। ठीक, नेक्स्ट आई विल डिस्कस। मैंने आपके सामने बोला, नेक्स्ट हमने आपके सामने बोला माइल्ड स्टील यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन पर्पस, या सॉरी पहले तो ये लिखो, कार्बन इज ओनली अ मिनरल। कार्बन केवल एक ऐसा मिनरल है, आई विल से कार्बन इज ओनली अ मिनरल, कार्बन ही हमारे पास केवल ऐसा मिनरल है विच इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, जो स्टील की प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करेगा, विच इन्फ्लुएंस विच इन्फ्लुएंस प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, जो स्टील की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, विच इन्फ्लुएंस प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, जो स्टील की प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आई विल डिस्कस, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा। तो मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपके सामने क्या बोला है, अच्छे तरीके से सुनिएगा और अच्छे तरीके से अंकित जैन की बातों को समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों बहनों माताओं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप सभी के समक्ष सम्मुख। मैंने आपसे बोला कार्बन इज ओनली अ मिनरल, कार्बन एकमात्र ऐसा मिनरल है विच इन्फ्लुएंस प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, जो स्टील की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, जो स्टील की प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करेगा। मैंने आपसे बोला माइल्ड स्टील यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन पर्पस, mild steel used as a construction purpose, mild steel used as a कंस्ट्रक्शन पर्पस, हम माइल्ड स्टील को कंस्ट्रक्शन पर्पस के तरीके से यूज करेंगे। मैंने बोला माइल्ड स्टील यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन पर्पस, हम माइल्ड स्टील को कंस्ट्रक्शन पर्पस के तरीके से यूज करेंगे बिकॉज, क्योंकि माइल्ड स्टील यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन पर्पस, माइल्ड स्टील को कंस्ट्रक्शन पर्पस के तरीके से यूज किया जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज इट गिव significance amount of, because it give significance amount of, because it gives significance amount of strain like a wrought iron, like a wrought iron, because it gives significance amount of strain, significance amount of strain like a wrought iron, and significance amount of stress, and significance amount of stress, and significance amount of stress like a, and significance amount of stress like a cast iron। सबको अंग्रेजी क्लियर होगी। तो मैंने आपके सामने बोला कि मैंने आपसे बोला माइल्ड स्टील यूज एज अ कंस्ट्रक्शन पर्पस, माइल्ड स्टील कंस्ट्रक्शन पर्पस के तरीके से यूज किया जाएगा बिकॉज इट गिव्स सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन लाइक अ रॉट आयरन एंड सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लाइक अ कास्ट आयरन। इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आई विल डिस्कस हियर, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैं आपके सामने बात करूंगा। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बड़े ध्यान से, व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं क्या डिस्कस करने वाला रहूंगा। मैंने आपके सामने बोला बच्चों, मैंने आपसे बोला सी हियर प्लीज, तो अब इतनी बात तो मैं समझ में आ गई कि माइल्ड स्टील एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन पर्पस के तरीके से यूज करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए माइल्ड स्टील कंस्ट्रक्शन पर्पस के तरीके से यूज कर रहे हैं तो मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन कर माइल्ड स्टील का ही पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। कास्ट आयरन जब यूज ही नहीं कर रहा है क्यों पढ़ूंगा फालतू में, रॉट आयरन यूज ही नहीं कर रहा क्यों पढ़ूंगा फालतू में, माइल्ड स्टील का यूज करूंगा, माइल्ड स्टील का पढ़ते हैं। सो राइट डाउन द हेडिंग प्लीज, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, हेडिंग डालिएगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। तो अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें माइल्ड स्टील का, वैसे तो आपने ऑलरेडी शेप देख लिया है, यही शेप है जो हमें दिखाई दे रहा था, ये वाला शेप, ठीक है ना, लेकिन इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, अब वो हमें पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने उस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं। द कंडीशन इज दिस, मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपसे बोला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, मैं आपके सामने माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बात करूंगा। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, अगर मैं आपके सामने माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बात करता हूं, सो बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना और बड़े ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना, अच्छे तरीके से सुनिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, मैं अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील के बारे में बात करता हूँ तो हमने आपके सामने
ये y एक्सिस कंसीडर किया, आई विल कंसीडरिंग इट इज एन y एक्सिस, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया इट इज कंसीडरिंग एज एन x एक्सिस। तो हमारे पास ये वाला जो एक्सिस था इट इज सेट टू बी अ x एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस है, एंड दिस एक्सिस सेट टू बी अ y एक्सिस, ये y एक्सिस है। तो हमने x एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया स्ट्रेन का वैल्यू, आई विल से x एक्सिस पर हमने रिप्रेजेंट किया स्ट्रेन का वैल्यू, और y एक्सिस पर आई विल रिप्रेजेंट स्ट्रेस का वैल्यू। तो x एक्सिस पर आई विल रिप्रेजेंट स्ट्रेन का वैल्यू, y एक्सिस पर आई विल रिप्रेजेंट स्ट्रेस का वैल्यू। सही बात है। और हम अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील की बात करें तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के सामने बता चुका हूं। अब देखिए क्या बता चुका हूं, अच्छे तरीके से सुनना। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपसे अभी स्टेटमेंट बोला था, बड़े ध्यान से सुनना, मैंने आपके सामने अभी स्टेटमेंट बोला था 2-5 मिनट पहले। मैंने बोला था जब अपन किसी भी स्टील को यूटीएम पर रखते हैं और यूटीएम पर रखने के बाद उसको टेस्ट करते हैं तो हमें दो तरीके का कर्व मिलता है। एक हमें मिलता है लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व, और एक हमें मिलता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। अरे बताया था कि नहीं? आप जब माइल्ड स्टील को यूटीएम पर रखोगे या किसी भी स्टील को जब आप यूटीएम पर रखते हो तो आपके दो तरीके के ग्राफ मिलते हैं आपको एक साथ। एक मिलता है लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व और एक मिलता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। सो मैंने आपसे बोला ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बना दिया, और यहाँ पर हम बना देते हैं लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व। सो वाई एक्सिस पर लेते हैं लोड और एक्स एक्सिस पर आई विल डिस्कस डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। वाई एक्सिस पर लेते हैं लोड और एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पर डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मैंने बोला y एक्सिस पर आई विल रिप्रेजेंट लोड और x एक्सिस पर हमने रिप्रेजेंट किया डिफ्लेक्शन का वैल्यू। तो जब हम आपके सामने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं माइल्ड स्टील का, सो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लाइक दिस, हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमारे माइल्ड स्टील का दिखाई देता है बच्चों, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है ना। यानी रियलिटी में अगर हम देखें तो इस तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील हमारे लिए दिखाई देगा। बिल्कुल देखने में लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व भी बिल्कुल सेम लगेगा, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व भी बिल्कुल सेम लगेगा माइल्ड स्टील का देखने में, इनिशियल लेवल पर तो सेम लगेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन बात ये आ रही है, अंकित जैन चाहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाए, चाहे इस पूरे भारत देश में कोई भी टीचर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाए, चाहे पूरे यूनिवर्स में कोई भी टीचर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाए, सभी आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाते हैं, कोई भी लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व नहीं पढ़ाता। अरे सही बात है कि नहीं? सभी टीचर, नॉट फॉर मी ओनली, सभी टीचर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाते हैं, कोई भी आपको लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व नहीं पढ़ाता। सो द पहला क्वेश्चन इज दिस, ऐसा क्यों? पहला क्वेश्चन इज दिस, ऐसा क्यों? आप लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व क्यों नहीं पढ़ाते, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाते हो, ठीक है ना। मैं आपसे वापस से बात बोलूंगा बच्चों, मैं आपसे वापस से एक बात बोलूंगा। मैंने आपके सामने बोला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और थोड़ा सा गौर फरमाइएगा मेरे भाइयों बहनों। मैंने आपसे बोला आपका क्वेश्चन इज दिस, आपका क्वेश्चन ये है कि जब दो कर्व बनते हैं, एक बनता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, एक बन रहा है लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व, सर दिख तो दोनों ही रहे हैं सेम, लेकिन सर आप अकेले नहीं, ओनली अंकित जैन की बात नहीं कर रहा, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में, इस भारत देश में अगर कोई भी टीचर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाएगा और उसमें माइल्ड स्टील पढ़ाएगा तो वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाएगा, मैं भी ऐसा ही पढ़ाऊंगा। तो सर आप लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो मैं आपके लिए बता रहा हूं बेटा, देखो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन दी सेंस, चाहे आप 12 mm का रॉड लो, चाहे आप 10 mm का रॉड लो, चाहे 8 mm का रॉड लो, चाहे 16 mm का रॉड ले लो, ठीक है ना, कितने भी का आप रॉड ले लो, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का शेप यही रहेगा। यानी कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का शेप या फिर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व कभी भी साइज एंड शेप ऑफ द स्पेसिमेन पर डिपेंड नहीं करता। शेप तो ना भी बोले तो साइज ऑफ द स्पेसिमेन पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जब आप लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व की बात करोगे तो लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व साइज ऑफ द स्पेसिमेन पर डिपेंड करेगा। 12 mm के लिए कुछ अलग बनेगा, 20 mm की बार के लिए कुछ अलग बनेगा, 10 mm की बार के लिए कुछ अलग बनेगा। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे भाई, जो वक्त के साथ बदल जाए ना तो वो इंसान भरोसे के लायक है और ना ही वो स्टील भरोसे के लायक है, ना तो वो कर्व भरोसे के लायक है। समझ में आ रहा है? तो ये कर्व हमेशा सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता।
साइज ऑफ द स्पेसिमेन के साथ, तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा भरोसा करूंगा, इसीलिए इस कर्व को कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोला जाता है। और जो भी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक कर्व के थ्रू डिफाइन होती है, यानी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व के थ्रू डिफाइन होती हैं, वही प्रॉपर्टी मटेरियल की रियल और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी कहलाती हैं। जबकि ये तो वक्त के साथ बदल रहा है, साइज के साथ बदल रहा है, यानी ये तो दोगला इंसान कहलाया मेरे भाई। और उन इंसानों पर तक विश्वास नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ बदल जाएं, ये तो साइज के साथ बदल रहा है, इस पर कैसे विश्वास कर लूं। इसलिए लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व नहीं होता है, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व के थ्रू डिफाइन होंगी वो मटेरियल की रियल और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं कहलाएंगी। स्टेटमेंट क्लियर है? गिव मी आंसर प्लीज, स्टेटमेंट क्लियर है? मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बच्चों? ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाया, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व क्यों नहीं पढ़ाया, अच्छा, अब बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा, यार जब आप लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व पढ़ा ही नहीं रहे तो सर आप इसको बना क्यों रहे हो, इसको बना के हमने क्या उखाड़ लिया? अरे तो मैंने ये थोड़ी बोला आपसे कि कोई काम का नहीं है, मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ मियाँ कि ये काम का नहीं है, मैं तो आपसे ये बोल रहा हूँ मैं तो आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैं तो आपसे ये बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने में लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व का यूज नहीं होगा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का यूज होगा, क्योंकि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, जबकि लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व नहीं है, बिकॉज इट इज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्पेसिमेन। आर यू गेट माय पॉइंट? थोड़ा सा आगे चलते हैं, बातों को समझते हैं, जो हमने पढ़ा वो अपन लिख लेते हैं। सो मैंने आपसे बोला जब भी हम माइल्ड स्टील को टेस्ट करेंगे, देखो तो हम जब माइल्ड स्टील को टेस्ट करते हैं बच्चों, तो हमने ये माइल्ड स्टील का बार लिया, ठीक है ना, हमने इस तरीके से माइल्ड स्टील का क्या लिया, माइल्ड स्टील का बार लिया। अब माइल्ड स्टील तो हम समझ गए, हमने रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट को थोड़ा सा इंक्रीज किया और कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट को थोड़ा सा क्या किया, डिक्रीज किया। मैंने आपके सामने बोला कि अगर मान लीजिए हम ये माइल्ड स्टील की कभी भी स्पेसिमेन की बात करते हैं, यानी जिसको हमें टेस्ट करना है, इट इज सेट टू बी अ स्पेसिमेन, उसको हम स्पेसिमेन का नाम देते थे। मैंने आपसे बोला था माइल्ड स्टील का जो स्पेसिमेन है इसका गेज लेंथ जो होना चाहिए, अब गेज लेंथ का मतलब क्या है, गेज लेंथ का मतलब क्या है मैं अभी कल आपको बताऊंगा गेज लेंथ डायग्राम के साथ, अभी मेरे पास डायग्राम नहीं आई, रियली सॉरी अबाउट दैट। सो आप तो अभी ये याद रखिए कि जब भी हम माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन को टेस्ट करेंगे तो हमें जो गेज लेंथ कंसीडर करना है, जो हमें गेज लेंथ कंसीडर करना है, इट इज इक्वल टू 2 इंच, हमें लगभग 2 इंच गेज लेंथ कंसीडर करनी पड़ती है, ठीक है ना। और हमारे पास जो गेज डायामीटर होता है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गेज डायामीटर, तो हमारे पास गेज डायामीटर कितना है, सो आई विल डिस्कस हियर गेज डायामीटर। तो जो गेज डायामीटर होता है इज इक्वल टू 0.5 इंच। तो मैंने आपसे बोला जो गेज लेंथ होगा, गेज लेंथ 2 इंच, हमारे पास 2 इंच गेज लेंथ और 0.5 इंच गेज डायामीटर वाला मैंने आपके सामने एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लिया, ठीक है ना। और मैंने आपके सामने बोला कि इसको हमने काय पर रखा, इसको हमने यूटीएम पर रखा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। हमने इसको काय पर रखा, यूटीएम पर रखा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर रखा। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर रखने के बाद अप्लाई ग्रेजुअली लोडिंग, मैंने यहाँ पर ग्रेजुअली लोडिंग इस पर अप्लाई किया, तो अप्लाई अप्लाई ग्रेजुअली लोडिंग मैंने आपके सामने क्या किया, इस पर ग्रेजुअली लोडिंग अप्लाई किया। सो आई विल से अप्लाई ग्रेजुअली लोडिंग, दैट मींस 0 to P, ठीक है ना। आपने ग्रेजुअली लोडिंग अप्लाई किया, दैट मींस 0 to P। तो आपने जब भी माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लेना है, माइल्ड स्टील का आपको स्पेसिमेन कंसीडर करना है जिसका 2 इंच गेज लेंथ, है एंड 0.5 इंच इज द गेज डायामीटर। आपने इसको यूटीएम पर रखा और यूटीएम पर रखने के बाद अप्लाई ग्रेजुअली लोडिंग, आपने ग्रेजुअली लोडिंग को यहाँ पर अप्लाई किया। अब जैसे ही आपने ग्रेजुअली लोडिंग को अप्लाई किया, अच्छा ये 2 इंच गेज लेंथ होना चाहिए, 0.5 इंच गेज डायमीटर होना चाहिए माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन का, ये हमें कौन बताता है, तो ये हमें बताता है एएसटीएम। ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा एएसटीएम। एएसटीएम एक सोसाइटी है जिसका नाम होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल,
ठीक है ना। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल नाम की एक सोसाइटी है। ये सोसाइटी हमें बताती है, ये सोसाइटी हमें बताती है कि आपको माइल्ड स्टील के टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है। तो मैंने आपके सामने सबसे पहले दो स्टेटमेंट लिखे हैं, अच्छे तरीके से सुनिए और समझिएगा। तो मैंने आपके सामने पहला स्टेटमेंट लिखा, मैंने आपके सामने पहला स्टेटमेंट लिखा। लिखिए, जस्ट वेट, मैं 1 मिनट रुकना है। वेयर इज माई नोट्स। एक्चुअल में क्या है ना, बहुत टाइम से अब नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, अब चीजें याद हो गई यार। मैं बहुत उम्र में भी बहुत बड़ा हो चुका हूँ, 30 साल का हो गया हूँ, आई एम 30 ईयर ओल्ड। अब बूढ़ा हो गया हूँ, यानी कहने का मतलब, नाउ आई एम 30 ईयर ओल्ड, 30 साल का हो गया हूँ मैं। सोचो यार, 30 साल, उम्र के 30 साल निकल गए, कसम खुदा की पता नहीं पड़ा। सेकंड बात इज दिस कि मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया। क्या मुझे सही लगता है मेरे भाइयों? सो लिखिएगा, एज इज जस्ट अ नंबर सर। हाँ भाई, लेकिन 30 साल की एज यानी बूढ़ा ही हो गया अब तो मैं, लगभग 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 बूढ़ा ही हो गया ना यार। 30 साल मतलब लगभग लगभग बूढ़ा ही हो गया हूँ। चलिए लिखिए, टेंसाइल टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील, टेंसाइल टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय, tensile test of mild steel is standardized by ASTM, is standardized by ASTM, ब्रैकेट में लिखो, अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल। So tensile test of mild steel is standardized by ASTM, American Society of Testing and Material। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। ठीक है ना, बस हम भी खत्म ही कर रहे हैं 15-20 मिनट में। सो मैंने बोला टेंसाइल टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय एएसटीएम, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल, टेस्टिंग एंड मटेरियल, एंड टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन यूटीएम, एंड टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन यूटीएम। आप टेस्ट को यूटीएम पर कंडक्ट करिए, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर कंडक्ट करिएगा। एंड टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन यूटीएम, हम टेस्ट को यूटीएम पर कंडक्ट करते हैं, conducted on UTM in which solid cylindrical, in which in which solid cylindrical, in which solid cylindrical mild steel specimen is used, solid cylindrical mild steel specimen is used। मैंने बोला इन विच सॉलिड सिलेंड्रिकल माइल्ड स्टील स्पेसिमेन इज यूज, जिसमें एक सॉलिड सिलेंड्रिकल माइल्ड स्टील स्पेसिमेन का यूज किया जाता है, विच हैविंग, विच हैविंग 2 इंच गेज लेंथ, which having 2 inch gauge length, which having 2 inch gauge length and 0.5 inch gauge diameter, and
0.5 inch gauge diameter which having 2 inch gauge length and 0.5 inch gauge diameter, जिसमें जिसमें 2 इंच तो गेज लेंथ है एंड 0.5 इंच इज द गेज डायमीटर, और 0.5 इंच इसमें गेज डायमीटर होगा। सो हमने बोला हैविंग having 2 inch gauge length and 0.5 inch is the gauge diameter। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, क्या लिखा है, 0.5 इंच इज द गेज डायमीटर, गेज डायमीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, in which gradually applied load, in which gradually applied load 0 to p, in which gradually applied load 0 to p, जिस पर हमने 0 to p gradually लोडिंग को अप्लाई किया, in which gradually applied load 0 to p। माय डियर फ्रेंड्स, अब मेरी बात को सुनना और बड़े ध्यान से समझना, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं और मैं आपके सामने क्या डिस्कस करना चाहूंगा, आराम से सुनिए और समझिएगा। तो मैंने आपसे बोला टेंसाइल टेस्ट ऑफ माइल्ड डिस्ट्री स्टैंडर्डाइज्ड बाय ASTM, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल, एंड टेस्ट इज कंडक्टेड, टेस्टिंग एंड मटेरियल, एंड टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर हमने टेस्ट को कंडक्ट किया, इन विच सॉलिड सिलिंड्रिकल माइल्ड डिस्टिल स्पेसिमेन इज यूज्ड, जिसमें हम सॉलिड सिलिंड्रिकल माइल्ड डिस्टिल स्पेसिमेन को यूज करते हैं, हैविंग 2 इंच गेज लेंथ, जिसका 2 इंच गेज लेंथ होता है, एंड 0.5 इंच इज द गेज डायमीटर, इन विच ग्रेजुअली अप्लाइड लोड 0 to p, जिस पर हमने ग्रेजुअली लोडिंग को अप्लाई किया 0 to p। तो हमने लिखा जैसे ही हमने लोड को अप्लाई किया, देन टू कर्व्स, देयर आर टू कर्व्स, या फिर ऐसे लिखिएगा, देन टू कर्व्स आर ऑब्टेन्ड, देन टू कर्व्स आर ऑब्टेन्ड, हमारे पास दो कर्व ऑब्टेन्ड होते हैं, देन टू कर्व्स आर ऑब्टेन्ड, हमारे पास दो कर्व ऑब्टेन्ड होंगे। मैंने बोला देन टू कर्व्स आर ऑब्टेन्ड, अब वो दो कर्व कौन कौन से हैं, सो आई विल से देन टू कर्व्स आर ऑब्टेन्ड, हमारे पास दो कर्व ऑब्टेन्ड होते हैं। पहला कर्व हमारे पास जो होता है, इट इज सेट टू बी अ स्ट्रेस वर्सेस, सॉरी, पहला हमारे पास होगा लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व। तो एक कर्व जो हमारे पास ऑब्टेन्ड होता है, इट इज सेट टू बी अ लोड डिफ्लेक्शन कर्व, उसको हमने लोड डिफ्लेक्शन कर्व बोल दिया। एंड द अनदर इज सेट टू बी अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो एक हमारे पास होता है लोड डिफ्लेक्शन कर्व, और एक हमारे पास जो कर्व होगा, इट इज सेट टू बी अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। याद रखना, दो तरीके कर्व होते हैं, एक हमने बोला एक होता है लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व, एंड द अनदर कर्व इज सेट टू बी अ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। मेरे परम प्रिय भाइयों बहनों माताओं, मैंने आपके सामने बोला कि stress strain curve is a characteristic curve, stress strain curve is a characteristic curve, stress strain curve is a characteristic curve, ये characteristic curve है, stress strain curve is a characteristic curve, ये characteristic curve होता है। मैंने आपसे बोला stress strain curve is a characteristic curve, ये characteristic curve है, because characteristic curve because it doesn't depends on, because it doesn't depends on, because it doesn't depends on size of specimen, because it doesn't depends on size of specimen, क्योंकि ये size of specimen पर depend नहीं करता है, because it doesn't depends on size of specimen, क्योंकि ये size of specimen पर depend नहीं करेगा, है ना, because it doesn't depends on size of specimen, size of specimen, hence those properties, because it doesn't depends on size of specimen। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व, नेक्स्ट पॉइंट पर लिख देता हूं, नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लोड डिफ्लेक्शन कर्व इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व, लोड डिफ्लेक्शन कर्व is not a characteristic curve, is not a characteristic curve,
लोड डिफ्लेक्शन कर्व इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व। लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व नहीं है। मैंने बोला लोड डिफ्लेक्शन कर्व इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व। जो लोड डिफ्लेक्शन कर्व है वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व नहीं होता है, इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व बिकॉज it does because it depends on because it depends on size of the specimen, because it depends on size of the specimen, क्योंकि इस स्पेसिमेन के साइज पर डिपेंड करेगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्पेसिमेन। नेक्स्ट पॉइंट आई विल डिस्कस, मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लिख रहा हूं। तो मैंने बोला लोड डिफ्लेक्शन कर्व इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व नहीं है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्पेसिमेन, क्योंकि ये स्पेसिमेन के साइज पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दूस प्रॉपर्टीज विच आर डिफाइंड, ऐसा लिखिए, टू आइडेंटिफाइंग टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, to identify the property of material, to identify the property of material, या फिर ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए, properties which are defined, ऐसा लिखिए, properties which are defined, properties which are defined by the help of stress strain curve, which are defined by the help of stress strain curve, by the help of stress strain curve, properties which are defined by the help of stress strain curve, properties which are defined by the help of stress strain curve, considered as a real or absolute property of material, considered as a real or absolute property of material, considered as a real or absolute property, real or absolute property of material। ठीक है ना, considered as a real or absolute property of material। It's very simple। So मैंने आपसे बोला properties which are defined by the help of stress strain curve, ऐसी property जो stress strain curve के थ्रू डिफाइन होती है। ठीक है ना, considered as a real or absolute property of material, उसको ही हम real और absolute property material का कंसीडर करेंगे। सबको क्लियर है इतना स्टेटमेंट? ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली अगर मुझे मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है तो मुझे लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन कर्व नहीं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का ही हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, यानी वो कभी भी साइज ऑफ द स्पेसिमेन के हिसाब से चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रहने दें क्या? आज के लिए इतना रहने दें। ठीक है, कैसा लगा आज का क्लास? हाँ हाँ, नहीं नहीं, डिनर करिएगा। कैसा लगा आज का क्लास आप लोगों को? मजा आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। मैंने आपसे बोला था ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू मैरी, थैंक यू, थैंक यू मैगी। अच्छा, मैरी अलग है, मैगी अलग है। मैरी और मैगी, यानी ये आप लोगों की सरनेम है क्या है? आई I मीन क्या है ना, उस